प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज एक बार फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर बारी बारी से बात करेंगे। कैबिनेट विस्तार को लेकर दोनों राज्यों में बेसब्री से इंतजार चल रहा है, पर भाजपा हाईकमान किसी जल्दबाजी के मूड में दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए इंतजार लंबा चलेगा। पुष्ट जानकारी यह है कि कितनी ही कोशिश कर लीजिए, कितने ही नेता अपना जोर लगा लें, पर विधानसभा सत्र के बाद ही कैबिनेट का विस्तार हो पाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ दोनों राज्यों में चल रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी में 18 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह अपने तौर तरीकों के कारण सुर्खियों में, वहीं छत्तीसगढ़ में सुर्खियां कांग्रेस के नाराज पूर्व विधायकों के बयानों से बची हुई है। तो बहरहाल हमारी पहले चरण में बातचीत मध्य प्रदेश के संदर्भ में है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तौर तरीकों को लेकर। हमारा विषय है बदला अंदाज, क्या चाहें शिवराज। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 1.5 दशक से पर्याय बने हुए थे। शिवराज के इर्द गिर्द ही भाजपा दिखाई देती थी। भारतीय जनता पार्टी के मतलब ही मानो शिवराज हो गया था। जब 2023 के चुनावों का ऐलान हुआ तो एक वातावरण यह बना था कि प्रदेश में शिवराज सिंह के चौहान को लेकर एक बड़ी नकारात्मकता है। उस नकारात्मकता के बीच में जो चुनावों का ऐलान हुआ तो यह आवाज उठी कि भाई शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करते हुए जाहिर किया कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। लेकिन चुनाव के दौरान ही तो शिवराज ही हैं और साथ ही शिवराज की महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना भी है। पर इसके साथ साथ मोदी का मैजिक भी था। मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, इसके साथ में कहानी चली। बहरहाल परिणाम आया और सारे अनुमानों को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जबरदस्त जीत मध्य प्रदेश में हासिल की। 230 में से 163 सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवराज सिंह चौहान के हिस्से में नहीं आई। तब से शिवराज सिंह चौहान अपने तौर तरीकों से सुर्खियों में। कभी वह भीड़ के बीच में जा रहे हैं, कभी महिलाओं के बीच में आंसू बहाते हुए दिखाई दे जा रहे हैं, कभी हल जोतते हुए दिखाई दे जा रहे हैं, कभी उनके बयान सुर्खियों में है कि मैं दिल्ली जाना पसंद नहीं करूंगा, अपने लिए मांगने से बेहतर है मर जाना। ये सुर्खियां बन रही हैं, पर सुर्खियां अपनी सुविधा के अनुसार स्थान पा रही हैं या स्थान दिलाई जा रही है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ये बोल रहे थे ये अपने लिए मांगने से बेहतर है मर जाना, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान यह भी बोल रहे थे कि एक मामूली कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल तक मध्य प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाए रखा, या कोई छोटी बात है क्या? एक पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को और इससे ज्यादा क्या दे सकती है? यह सवाल भी शिवराज सिंह चौहान ने पूछा था। लेकिन शिवराज सिंह चाह क्या रहे हैं? बीच में खबर आती है कि उनको केंद्र में कोई भूमिका दी जाएगी, कोई कहता है कि बस सारी भूमिकाएं समाप्त हो गई, अब शिवराज सिंह चौहान के हिस्से में भजन ही आएगा। तो कुल मिला के शिवराज क्या चाह रहे हैं और लोग क्या देख पा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी है। शिवराज सिंह चौहान जिस विदिशा संसदीय क्षेत्र का कभी प्रतिनिधित्व किए, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्रताप भानु शर्मा जी भी किए। वनवास किसके हिस्से में आ रहा है पूछेंगे, प्रताप भानु जी के या शिवराज जी के? गोविंद मालू जी हैं। किसी समय गोविंद मालू जी हमें बताते हैं कि शिवराज जी का मतलब क्या होता है। अब गोविंद मालू जी के पास जिम्मेदारी रहती है कि डॉक्टर मोहन यादव का मतलब क्या है, पर आए हम शिवराज जी के मायने समझने की ही कोशिश करेंगे। और इस बीच में हमारे साथ में गिरिजा शंकर जी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे समझेंगे कि शिवराज जी का भविष्य वो क्या देख पा रहे हैं। पूरे वातावरण में यह मान्यता रहती है कि शिवराज जी अगर किसी की सुनते हैं तो केवल गिरिजा जी की सुनते हैं, तो गिरिजा जी उनके विषय में क्या सुन पा रहे हैं, ये जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। तो आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम गोविंद मालू जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले शिवराज जी के 2 बयान सुनेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो मालू जी थोड़ा समझाओ ना भाई, शिवराज जी चाह क्या रहे हैं? खेत जोत रहे हैं विदिशा में जाकर, कौन सी फसल उगाना चाह रहे हैं? अब आप समझ पाए क्या? तो हम भी समझें आपके माध्यम से। अंशु जी, जी, शिवराज जी क्या है? शिवराज जी एक कार्यकर्ता है।
भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित और किस वैचारिक पृष्ठभूमि से उनको कहा गया है, विद्यार्थी परिषद से आज तक वो कार्य करता है। आप उसके कुछ भी अर्थ लगाएं, वो जब काम था तो काम करते थे, जब अब दायित्व अगर अभी नहीं है तो पार्टी के काम के अलावा भी उनके पास दूसरे काम है, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो क्या गलत बात है? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैंने मतलब समझाया कि दिल्ली जब जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं। शिवराज सिंह जी चौहान का कहना यह था कि मैं कभी अपने लिए नहीं मानता, जो पार्टी निर्णय करेगी, जो पार्टी का फैसला होगा वो शिरोधार्य होगा। प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव लड़े, उसके बाद राष्ट्रीय युवा मोर्चे के अध्यक्ष बन गए। अब वो उन्होंने ये भी कहा कि 18 साल किसी को मुख्यमंत्री रखना क्या कम होता है? पार्टी के कार्यकर्ता को इससे क्या दे सकती जाना। इसलिए उनका ये कहना है कि पार्टी सर्वोपरि है। वो चाहे उन्होंने ये कहा हो कि इससे मर जाना बेहतर है, इसका मतलब ये है कि वो ये कहना, उनका मंतव्य ये था उसमें कि मुझे, मेरा निर्णय संगठन करता है हमेशा, मुझे क्या काम करना है, क्या कहाँ जाना है, किस स्थिति में रहना है, किस पोजीशन को हमको रखना है और हमको बाकी क्या क्या काम हमको लेना है। तो ये इसलिए मतलब जब पिछली बार जब 2018 में कमलनाथ सरकार आई थी, तब लोगों ने कहा था शिवराज सिंह चौहान तो गए अपनी आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर पार्टी ने उनको दायित्व दिया और उन्होंने संभाला और अच्छी तरह संभाला। तो मैं समझता हूँ कि जो आलोचक थे पूरे 18 साल में, या कुछ लोग ऐसे भी थे जो पिछले 3 साल या 18 साल के आलोचक थे, वो भी अब उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो शिवराज सिंह जी ने अपनी बात ये कही कि मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में ही मेरा जीवन है और उसी रूप में मैं काम कर रहा हूँ, और सामान्य जीवन जीना तो उसमें क्या गलत बात है? नहीं नहीं, कोई गलत बात नहीं गोविंद मालू जी, हम तो वक्त के बदलाव को देख रहे हैं। वो कहते हैं ना, वो एक कविता थी कि व्यक्ति नहीं होता है, वक्त बलवान होता है, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। और गोविंद मालू जी पहले बताते थे शिवराज जी हमारे प्रदेश के सर्वोच्च नेता हैं, वही गोविंद मालू जी आज हमें बता रहे हैं शिवराज जी हमारे कार्यकर्ता हैं। 4 दिन में शिवराज जी नेता से कार्यकर्ता हो गए। पर आपसे जानना यह है गोविंद मालू जी, आपने कहा कि अभी कोई काम नहीं है, तो अगर खेत जोते रहे तो क्या बुराई है? जिसने इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें जिलाने में महती भूमिका निभाई, वो परिणाम आने के बाद इतना खाली कर दिया गया कि अब खेत जोतने के लायक ही रह गया। एक तो गोविंद मालू जी आपसे ये समझना चाहते हैं सीधे तौर पर, दूसरा इस बयान के संदर्भ में भी समझना चाहते हैं कि दिल्ली जाना मुझे पसंद नहीं। पर दिल्ली क्या है, कैलाश विजयवर्गीय जी भी गए थे, दिल्ली प्रहलाद पटेल जी भी गए थे, दिल्ली नरेंद्र सिंह तोमर जी भी गए थे गोविंद मालू जी। तो क्या माना जाए? इनको मांगना पसंद है, शिवराज जी को मांगना पसंद है। देखिए, मैंने आपने देखा होगा 2 महीने पहले भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, वो 2 महीने पहले एक सिटी बस में यात्रा करते हुए उनके चित्र प्रकाशाया हुए हैं जी। अब वो मुख्यमंत्री बना दी गई। ये पार्टी खूबसूरती के संगठन की खूबसूरती है कि एक नीचे का कार्यकर्ता को ऊपर बिठाना और उस कार्यकर्ता का स्थान बदलना या उनको दूसरी जिम्मेदारी देना, संगठन को मजबूत कराना, ये सब काम कई जगह पर कई समय होते रहे हैं लगातार। आज पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार ये सब चेंजेस, ये पीढ़ी का परिवर्तन, स्थान का परिवर्तन, कार्यकर्ता के दायित्व का परिवर्तन, ये चलता रहता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात मैं समझता हूं कि बाकी लोगों को नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा ना, कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी जी भी कार्यकर्ता है, शिवराज जी भी कार्यकर्ता हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, चाहे कैलाश विजय, कोई भी हो, वो सब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और वो रहेंगे। ये तो सब ठीक है, बस इतना बता दो कि भाई 163 सीटें आने में महती भूमिका शिवराज जी की थी कि नहीं, और उनको इतना खाली छोड़ दिया कि आप ही हमसे कह रहे हो भाई कोई काम नहीं है तो खेत जोत लिया, तो आप इसमें बवाल क्यों कर रहे हो? बस गोविंद मालू जी इतना बता दो, ये ठीक है क्या? भाई वो तो जैसे ही परिणाम आया उसके बाद आज छिंदवाड़ा, कल राहुगढ़, परसों श्योपुर बता रहे थे 29 सीटें जीतकर देनी है भाई प्रदेश में। मैं तो अपने काम में लग गया हूं। आपने उस आदमी को इतना खाली कर दिया जो राघोगढ़ से लेकर छिंदवाड़ा तक पहुंच रहा था, वो विदिशा के खेत में पहुंच गया। मालू जी थोड़ा समझाओ ना। नड्डा जी ने कहा कि वसुंधरा जी हो चाहे शिवराज जी हो, हमको इसे खाली थोड़ी छोड़ेंगे कि वो खाली रह जाएंगे। देखिए 2-4 दिन अगर किसी के पास कोई दायित्व
परिवर्तन होता है तो उसमें टाइम लगता है, पार्टी दूसरा निर्णय लेती है। ऐसा थोड़ी है, कांग्रेस तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी। अर्जुन सिंह जी को एक दिन यहाँ शपथ दिलाई, दूसरे दिन को राज्यपाल बना दिया, एक दिन के मुख्यमंत्री रहे बाद में उस रेजिम में। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है। इसमें मैंने कहा ना, अगर कोई 6 महीने भी अगर घर बैठ जाएगा तो बड़ा छोटा कार्यकर्ता नहीं हो जाता है, वो उसका पद मुक्त नहीं हो जाता, उसको काम डरा रहता रहे है। हो गोविंद मालू जी शिवराज जी को लेकर। हमें लगा कि 2-4 दिन 6 दिन की बात है, आप तो बता रहे हो 6 महीने भी खाली रह जाए तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। भाजपा में ऐसा होता रहता है। तो अब मैं प्रताप भानु जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या देख पा रहे हैं आप? शिवराज जी को समझ में आ गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई दायित्व वायित्व नहीं है, इसलिए बहुत से कामकाज घर के अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करने इसलिए वो आए। पर साथ में महिलाएं बड़ी संख्या में आई। कोई बोलता है लाई गई, कोई बोलता है कि अपने आप आई, कोई बोलता है मुकेश टंडन जी ने पूरा अरेंज किया था, नए नए विधायक बने हैं, कोई बोलता है कि उनका आकर्षण इतना है जिसके चलते भीड़ आई। तो प्रताप भानु जी आप तो उसी इलाके से हो, थोड़ा समझाओ ना क्या कुछ चल रहा है। आप सब जानते हैं हिमांशु जी, पर हम फिर भी आपसे समझना चाहते हैं, जानते हुए। हमसे समझना चाहते हैं तो जो बात है वो मैं बताने का प्रयास करूंगा जी। सही मायने में केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह का यूज एंड थ्रो का काम किया है। मालू जी कह नहीं पा रहे हैं, कहीं कार्यकर्ता, कहीं नेता, कहीं अच्छाई, कहीं बुराई, ये सब बातें मालू जी बेचारे, गोविंद मालू जी बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, वो कुछ कह नहीं पा रहे। सही मायने हमसे एक चुनाव के पहले मतदाताओं को, महिला मतदाताओं को प्रभावित करने की योजना थी, वो केंद्र सरकार मोदी की या अमित शाह के द्वारा नहीं थी, मध्य प्रदेश सरकार की शिवराज सिंह की दी हुई थी। तो उनकी गुडविल तो उसमें बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जिस तरह से उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही है, जो उन्होंने वक्तव्य दिया, इसका सही व्याख्या तो वो ही कर सकते हैं, उसमें हम लोगों को टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हमारा यही जवाब आपके लिए काफी है कि उनके साथ जो हुआ है यूज एंड थ्रो वाला काम हुआ है। कार्यकर्ताओं और नेताओं का कोई संपर्क या कोई रिश्ता उनसे कायम करके केंद्रीय नेतृत्व ने अपना अहंकार और अहम बताया है। दूसरी बात यह भी है कि उन्हें लंबे समय तक सेवा करी, मध्य प्रदेश की 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे और एक चुनी हुई सरकार को उनके नेतृत्व में ही गिराया था, कमलनाथ की सरकार को। तो वो बददुआएं भी उनके साथ थी। आज जब उनके साथ कुछ इस तरह का हश्र हो रहा है तो नेचुरली वो तो प्रकृति का नियम है, उन्हें भी उस चीज को भुगतना पड़ा। सत्ता और जिम्मेदारी उनके हाथ से गई, उन्हें ये एहसास हो रहा है आज, और वो कह रहे हैं कि मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगा, भले ही मर जाना पसंद करूंगा। माने कितना क्षोभ उनके अंदर है, कितने व्यथित है, ये तो उनकी भावनाओं से तो हिमांशु जी साहब आप समझ रहे हो, पर मुझसे कहलवाना चाह रहे हो। अच्छा, मैं आपसे क्यों कहलवाना चाह रहा हूं भाई? आपने इतनी प्रशस्ति गाई उनकी, 18 साल उन्होंने प्रदेश की सेवा की। आपने दूसरा ये बताया कि देखो चुनाव तो शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ। आपने ये भी बताया कि लाडली बहना योजना ने ही कमाल किया। ये तीनों बातें आपको कब समझ में आई प्रताप भानु जी? जब चुनाव चल रहा था तब तो आप बोलते थे शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव हो नहीं रहा, शिवराज जी तो खारिज कर दिए गए। ये प्रताप भानु जी हमारे साथ बैठक में कई बार बोले, अचानक शिवराज जी ही नेतृत्व कर रहे थे। ये प्रताप भानु जी को कब बोध होगा, एक तो ये समझाना है। दूसरा आपने ये भी जानना है कि भाई नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह खारिज करके आपको 2024 में क्या संभावना दिख रही है? भाई भाजपा तो बता रही है जो कुछ भी हुआ तीनों राज्यों में नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है। मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। अब आपको लग रहा है कि कहीं 29 को 29 मोदी जी के पास ना चली जाए, इसलिए घबराए हुए हैं। दूसरा और तीसरा और आखिरी सवाल आपसे यह समझना है, शिवराज जी चाह क्या रहे हैं? भाई आपके पुराने साथी हैं, आपके क्षेत्र के सांसद रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप अनदेखा कर देते हैं कि क्या चाह रहे हैं। क्या समझ पाए प्रताप भानु जी, क्या चाह रहे हैं शिवराज जी? फिर से विदिशा से चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, उसी संसदीय क्षेत्र से जहां से कभी आप लड़े और जीते, जहां से शिवराज जी भी लड़े और जीते? नहीं, हो सकता है कि उनके मन में या पार्टी, भाजपा पार्टी नेतृत्व के मन में चुनाव लोकसभा लड़ाने की हो, यह भी नहीं कहा जा सकता। परंतु जो आपने कहा कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश एमपी और एमपी के मन में मोदी, आप इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में ईवीएम। ये सब बातें चुनाव से जुड़ी हुई कड़ी हैं, भले ही आप नकार रहे हैं। ना मैं बिल्कुल नहीं नकारूंगा। तो फिर जाके माने कि मोदी के मन में कमलनाथ भी, क्योंकि कमलनाथ जी का गृह जिला है छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा जिले की सातों सीटें कांग्रेस जीती है। तो अब ये बताओ प्रताप भानु जी, क्या सेटिंग है कमलनाथ जी की, मोदी जी की और ईवीएम की?
जिसमें पूरे प्रदेश में हार गई कांग्रेस, पर छिंदवाड़ा की सातों सात सीटें जीत गई कांग्रेस। ये सेटिंग बताओ भाई प्रताप भानु जी, अब तो इस पे ही बात हो जाए भाई, ये सेटिंग क्या है? मशीनों की सेटिंग है, सिलेक्टिव बेसिस पर मशीनों की सेटिंग है, इसकी गहराई से जांच होना अरे चाहिए। तो वही तो मेरा सवाल है कि ये बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से सेटिंग है, तो कमलनाथ जी की ऐसी क्या सेटिंग मोदी जी के साथ में है भाई, जिसके तहत उनका जिला पूरा का पूरा कांग्रेस जीत ले गई? कभी सवाल किया अपनी पार्टी के अंदर, कमलनाथ जी केवल अपने जिले में सेटिंग कर दो, हम लोगों के हिस्से में भी कुछ दे दिया करो? देखिए हिमांशु जी, यदि आप देखें कि भाजपा के लोग 1-1 लाख वोट से 50-50 हजार वोट से जीत रहे हैं, और यदि मशीनों की सेटिंग नहीं होती छिंदवाड़ा में, तो मैं तो कह रहा हूं छिंदवाड़ा की सीटें भी हम कांग्रेस 50-50 हजार 1-1 लाख वोटों से जीतती। परंतु जो एक अनुमान है, जो आकलन सामने आ रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 15 से 20 हजार वोटों का उसमें वो विषयांतर हो जाएगा सेटिंग- प्रताप भानु जी, इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। ईवीएम की सेटिंग थी तो छिंदवाड़ा की सातों सीटें कांग्रेस किस सेटिंग के तहत जीती? कमलनाथ जी ऐसी क्या सेटिंग की है भाई जिसके चलते छिंदवाड़ा निकल गया? गिरिजा शंकर जी कभी चर्चा करेंगे ना, तो आप इस विषय में टिप्पणी जरूर कीजिएगा, पर अभी तो हमें शिवराज जी के विषय में बताइए। पूरा प्रदेश मानता है, शिवराज जी को प्रदेश सुनता है, और शिवराज गिरिजा शंकर जी के सुनते हैं। तो गिरिजा जी, शिवराज जी के मन में क्या है, थोड़ा बताइए ना। बतौर पॉलिटिकल रिपोर्टर बरसों से बहुत सारे राजनेताओं से संवाद मेरे होते रहते हैं, लेकिन ये भ्रम कम से कम मैं नहीं पालता कि शिवराज जी मेरी सुनते हैं या मेरी ही सुनते हैं। ये एक वैसा ही भ्रम है। जहां तक सवाल शिवराज जी के बयानों का और उनके मन का, उनके विचारों का सवाल है, तो एक तो पहली बात यह है कि उनके कुछ बयानों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसा उन्होंने दिल्ली जाने को लेकर, मैं उनसे उनके जो बयान सामने हैं, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि दिल्ली अपने लिए कुछ मांगने का मतलब मौत मांगना है। उन्होंने कहा कि ये जो मांगना है, मैं इसको मरना समझता हूं। मतलब उसको वो उस रूप में कह रहे हैं कि मरना है मुझे, या मरने से बात नहीं है। उन्होंने दरअसल ये कहा कि मांगने जैसी कोई स्थिति मैं कम से कम अपने सामने नहीं पाता। बात ये है। खैर, जिस तरह की स्थितियां चुनाव के बाद उभरी, जिसका संकेत चुनाव के पहले से मिलता रहा है, यदि कोई भी राजनेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, यदि वो उसके मुख्यमंत्री रहते हुए यदि इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी को मिलती है, तो जाहिर है कि इस बात की चर्चा मैं पहले भी करता रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री होता है वो अगली सरकार का स्वाभाविक दावेदार होता है मुख्यमंत्री पद का। कई राज्यों में, कई पार्टियों में, सभी में ये प्रचलन रहा है। असम का एक यदि उदाहरण आप बीजेपी का अपवाद छोड़ दें, तो बीजेपी में भी यदि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह और रमन सिंह या बाकी और नेता जो बार बार मुख्यमंत्री बनते रहे, वो सिर्फ इसलिए बनते रहे क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी को बहुमत मिला था। तो जाहिर है कि ये वो स्वाभाविक दावेदार थे। पार्टी ट्रांजिशन के रणनीति में चल रही थी। ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में एक जनरेशन चेंज पार्टी लाना चाह रही थी, जिसको उन्होंने अंजाम दिया। आप याद कीजिए 2003 में भी ऐसा ही हुआ था। बीजेपी में 2003 के चुनाव के ठीक पहले सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी और बहुत सारे बड़े नेता थे। उनको बिना विश्वास में लिए पार्टी ने जनरेशन चेंज करते हुए उमा भारती को चुनाव की अगुवाई दी थी। 20 साल बाद वही प्रयोग फिर किया गया। मेरा यह मानना है कि तीनों राज्यों में समानता नहीं थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का मुख्यमंत्री था, जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो जो पार्टी की जो रणनीति थी, जो निर्णय था, मुझे लगता है कि दोनों के मापदंड अलग अलग होने चाहिए थे। क्यों तीनों के एक मापदंड रहे, ये पार्टी बता पाएगी। लेकिन ये एक सामान्य जो सहानुभूति उभरती है शिवराज सिंह के प्रति अक्रॉस द पीपुल, अक्रॉस द स्टेट, कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाना था, ये आम जन धारणा है। लेकिन आम जन धारणा से राजनीति नहीं चलती। राजनीतिक पार्टियों की अपनी
जो रणनीति होती है, अपनी भविष्य की प्लानिंग होती है, उस लिहाज से उनको नहीं बनाया गया। जाहिर है कि थोड़ा आपसे इस विषय पे बात नहीं करना चाहता कि शिवराज को क्यों नहीं बनाया गया। मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि अब शिवराज अपनी भूमिका क्या चाह रहे हैं, जो कुछ उनकी एक्टिविटी है। विदिशा गए, खेत जोतते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, उससे पहले कुछ महिलाएं आई हुई हैं उनसे, जो उनसे लिपट रही हैं, रो रही हैं, भैया मामा, ये हो रहा है। विदिशा में भी कुछ महिलाओं के बीच में वो दिखते हैं, अपने आंसू पोंछते हुए दिखाई देते हैं। तो आपसे जानना ये चाहते हैं गिरिजा जी, शिवराज जी क्या चाह रहे हैं। और एक अंतर बताता हूं, मुख्यमंत्री बदला गया है, क्या नए मुख्यमंत्री को स्थापित करने में शिवराज जी कोई भूमिका निभाएंगे, या ये जाहिर करना चाहेंगे कि देखो सरकार तो मैं ही चला सकता था। अंतर बताता हूं, पहली सरकार के फैसले हुए, जो 20 साल पहले मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी, वो ट्वीट करती हैं, क्या कमाल का फैसला है मोहन जी, आपका कमाल कर दिया आपने। ये उमा जी बताती है, शिवराज जी मौन है। 3 दिन हो गए, सरकार फैसले ले रही है, इन फैसलों के समर्थन में शिवराज जी का कोई बयान दिखाई नहीं देता है। शिवराज जी पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस रूप में दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी मोहन यादव जी के साथ, प्रदेश की जनता शिवराज जी के साथ। क्या गिरिजा जी इस संदेश को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं तो इसके मायने समझ पा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि नए मुख्यमंत्री के 3 दिन के अंदर जो फैसले हुए हैं उनको उनका सार्वजनिक रूप से समर्थन करके कोई बड़ा काम होगा, ये मैं नहीं समझता। वो भारतीय जो समर्थन जो कर रही है उनकी अपनी राजनीति है, उसको सारे लोग समझते हैं इस बात को। और इतना तो मैं कह सकता हूं, जितना उनको पिछले 15-17 सालों से उनके कार्य प्रणाली को मैं देख रहा हूं कि वो चाहे सरकार में रहे चाहे न रहे, वो किसी और जगह रहे या किसी और भूमिका में उनको कोई भूमिका न भी दी जाए, पार्टी के खिलाफ या पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम वो करें, ये मैं समझता हूं कि शिवराज जी के जहन में मैंने कभी नहीं पाया। अभी भी जो उनकी जो बातें हैं, जो एक्शन है, उसमें उनकी हताशा बराबर झलकती है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि ऐसे दौर में जब सरकार इतने बहुमत के साथ बन रही हो और उनको यदि कोई मौका नहीं दिया गया हो, तो एक हताशा स्वाभाविक रूप से आती है, एक मानवीय भावना है ये, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बात ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह की सहानुभूति उनके मुख्यमंत्री नहीं बनाने से आम लोगों में, आम या खास, यदि वो सहानुभूति कांग्रेस में है तो वो उनकी राजनीति है, लेकिन उससे अलग भी लोगों का एक तर्कपूर्ण मान्यता ये थी कि उनको बनाया जाना चाहिए था। और ऐसे दौर में हमने डीबी मिश्रा को देखा है, हमने श्यामाचरण शुक्ला को देखा है, हमने वीरेंद्र कुमार सकलेचा को देखा है। ऐसे दौर में कुछ दिनों के लिए ये ट्रांजिशन होता है, मन कहीं न कहीं व्यक्ति का आहत होता है, लेकिन वो आहत होना और एक सीमा के बाहर जाना, दोनों में बड़ा फर्क है। अच्छा गिरिजा जी, थोड़ा मतलब क्या है, आप बहुत उससे समझा रहे हैं, पर मैं सीधी बात करना चाहता हूं। मन आहत होता है, आपने ये भी दावे के साथ कहा कि देखो शिवराज जी भूले से भी पार्टी का नुकसान नहीं कर सकते। मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी इस बात से, शिवराज जी का ट्रैक रिकॉर्ड है इस संदर्भ में। पर शिवराज जी जो कर रहे हैं, इससे पार्टी मजबूत हो रही है या पार्टी सवाल के घेरे में आ रही है? अगर ये एहसास कराने की कोशिश कि देखो लोग तो शिवराज जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, बना डॉक्टर मोहन यादव दिए गए हैं। कुल मिलाकर वो जो कुछ कर रहे हैं उससे संदेश तो यही जा रहा है। तो इससे पार्टी मजबूत हो रही है गिरिजा जी, या पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं? पार्टी नेतृत्व के फैसले पर सवाल तो उठ रहे हैं। वो शिवराज जी के एक्शन से उठे या उनके नॉन एक्शन से उठे, ये सवाल तो उठ रहे हैं। और ये सवाल जो है पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी से पूछा भी गया बकायदा एक बड़े प्रोग्राम में, और उन्होंने उसका जवाब जो दिया वो भी हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नेता को कहीं पर भी खाली नहीं छोड़ सकता, उनको उपयोग करेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा। दरअसल ये कुछ दिनों का जो ट्रांजिशन पीरियड है, उसमें जो छोटी छोटी बातें भी नोटिस की जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि यहां पर मैं पार्टी और पार्टी के नेतृत्व और शिवराज जी के बीच में कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप पाता हूं मैं। यदि वो कम्युनिकेशन गैप दोनों में से किसी और एक की तरफ से सही पहल करके वो कम्युनिकेशन गैप थोड़ी कम कर दी जाए, तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। ये जरूर है कि ऐसे दौर में हमने उन नेताओं को भी देखा है
कि जब वो बगावत पर उतारू हुए हैं, उनके बयानों से पार्टी कटघरे में खड़ी हुई है, उनके उनके बयान और उनके एक्शन अनुशासनहीनता के दायरे में है। लेकिन शिवराज जी के बयानों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, सिवा उसके कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक जो व्यथा है वो जरूर परिलक्षित होती है, जो बहुत स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर हम इस पूरी बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो सीधे तौर पर दिखाई देता है कि शिवराज व्यथित हैं, आहत हैं, और वो व्यथा या वो आहत अवस्था जब वो पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं तो साफ तौर पर जाहिर हो जाती है। पर पब्लिक के बीच वह खुद पहुंच रहे हैं या पब्लिक उनके बीच में आ रही है, ये कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। पर कुल मिलाकर यह साफ दिखाई देता है कि एक जन नेता अपनी भूमिका की अस्पष्टता को लेकर परेशान है। गिरिजा जी कह रहे हैं इस भूमिका के संदर्भ में स्पष्टता आनी चाहिए, और स्पष्टता ना भी आए तो नेतृत्व और व्यक्ति के बीच में संवाद तो कम से कम स्थापित होना चाहिए। कहीं ना कहीं संवादहीनता ही इस प्रकार की स्थिति का निर्माण कर रही है। पर इस स्थिति से नुकसान शिवराज जी का होगा या भारतीय जनता पार्टी का, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या समय रहते इसका उत्तर मिलेगा, या नुकसान के साथ में हम फिर एक बार चर्चा के लिए आएंगे कि देखो किसका नुकसान कितना हो गया, सवाल है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो कलह कांग्रेस में मची हुई है उस पर बात करेंगे। कई विधायक रह चुके लोग इस समय दिल्ली में डेरा डाल दिए हैं, क्यों डाल दिए, बात करते हैं। कहीं जाएगा नहीं, हम गए और आए।